आज की क्लास में हम करेंगे भारतीय संसद की कार्यप्रणाली के दोष कि संसद के कार्यों के साथ साथ एक संसदीय शासन प्रणाली है, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां वास्तविक रूप में होती हैं, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली के तहत राष्ट्रपति नाम मात्र का संवैधानिक शासन होता है। सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है और इसी के तहत भारतीय संसद की कार्यप्रणाली में दोषों को गिना जाता है या ये माना जाता है कि भारतीय संसद की शक्तियों का में पतन के कारण भी वही है, क्योंकि कार्यपालिका की भूमिका बढ़ती जा रही है। प्रदत्त विधायन के कारण भी जो संसद है वो अपने शक्तियां कार्यपालिका को प्रदान कर देती है, कानून बनाने की शक्तियां कार्यपालिका को दे देती है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है सांसदों की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, कि चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, दोनों की बैठक या अधिवेशन कराने के लिए जो गण पूर्ति है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10, कि कुल सदस्य संख्या के 10% भी अगर उपस्थित हैं तो बैठक संभव है कि कोरम पूरा माना जाता है। जबकि इनकी सदस्य संख्या बहुत ज्यादा है, लोकसभा की 545, राज्यसभा की 145, तो इतने सदस्यों में से सिर्फ 10% के आधार पर ही कोरम की पूर्ति मानना एक तरह से ठीक नहीं है, कि बहुमत का समर्थन तो किसी भी अधिवेशन में किसी भी विधेयक को प्राप्त नहीं हो पाता है। और इसी के तहत जो 46वां और 47वां संविधान संशोधन पारित न होने का जो कारण था वो भी यही था, सदस्यों की अनुपस्थिति। और इसी के तहत 64वां संविधान संशोधन इसी आधार पर किया गया था कि अगर कोरम पूरा नहीं होगा तो संसद में कोई भी बिल पास नहीं होगा, वो दोबारा से पारित किया जाएगा। लेकिन कोरम की संख्या भी भारतीय संसद में बहुत ही कम है। नेक्स्ट है संसद की बैठकों में कमी, कि ज्यादातर बैठकें होती हैं कार्यपालिका की, मंत्रिपरिषद की, उसके मंत्रिमंडल की, जबकि भारतीय संसद की बैठक वर्ष में 2 बार मानी जाती है, जिसके अंतर्गत 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत ही कम है। ऐसी संस्था जो शासन आ रही है और उसकी बैठकें वर्ष में सिर्फ 2 बार हो रही हैं, कि ऐसी संस्था जो देश का शासन चला रही है और उसकी बैठकें वर्ष में सिर्फ 2 बार हो रही हैं, ये बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण बात है। और उसके साथ साथ संसद की बैठकों का कार्यकाल भी बहुत कम समय तक होता है। जैसे एक वर्ष में लोकसभा की औसत बैठक सिर्फ 120 दिन हुआ करती थी, लेकिन इंदिरा गांधी के शासनकाल में वो सिर्फ 92 दिन हुई। और ऐसा हमेशा तब देखने को मिलता है जब कार्यपालिका या संसद में किसी एक दल का पूर्ण बहुमत होता है, उसका संसद पर आधिपत्य होता है उस दल का, और उसी के तहत वो कम समय में ही अपने सारे विधेयक या बिलों को पारित करवा लेते हैं, जिससे कि दूसरे सदस्यों के मतों की, उनके विचार विमर्श की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है। फिर है साधारण व्यक्तित्व के संसद सदस्य, कि संसद की प्रतिष्ठा को घटाने का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि संसद में एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि संसद सदस्य चुने जाने के लिए शिक्षा का सत्र निर्धारित नहीं किया गया है, ना ही किसी तरह की स्पेसिफिक नॉलेज निर्धारित की गई है। चाहे सत्तारूढ़ दल है चाहे विपक्षी दल है, नेताओं के उन सब के भाषण सुनने से ऐसा लगता है कि ये वास्तविक रूप में संसदीय या किसी भी शासन का आधार नहीं हो सकता है, कि उनका बोलने का तरीका हो, चाहे उनकी नॉलेज हो, चाहे उनकी एलिजिबिलिटी एजुकेशन को मिले, साधारण व्यक्तियों से भी बहुत निम्न स्तर की होती है। नेक्स्ट है अड़ियल प्रवृत्ति के सदस्य, कि संसद सदस्य अड़ियल प्रवृत्ति के होते हैं, कि संसद में कई बार हंगामा देखने को मिलता है। शासक दल, सत्तारूढ़ दल जो होता है या विरोधी दल जो होते हैं, एक दूसरे पर इस तरह के गंभीर आरोप या इस तरह का व्यवहार करते हैं जो संसद में अशोभनीय होता है। फिर मंत्रियों का अनुत्तरदायी व्यवहार, मंत्रियों का अनुत्तरदायी व्यवहार होता है कि संसद के जब अधिवेशन चल रहे होते हैं तो प्रश्न काल के दौरान संसद सदस्यों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं
कई बार उनका सटीक उत्तर वो नहीं दे पाते हैं और प्रश्नकाल की समाप्ति की घोषणा का वो या उस समय को सिर्फ निकालने की कोशिश में लगे रहे होते हैं। इसी तरह वाद विवाद में संसद सदस्य उपस्थित होते नहीं हैं या टाल मटोली में लगे रहते हैं। जो कैबिनेट मंत्रियां हैं, अगर कैबिनेट मंत्री जिस सत्तारूढ़ दल के हैं उनका पूर्ण बहुमत है तो उनसे वाद विवाद भी नहीं करवाया जाता है। फिर है प्रदत्त व्यवस्थापन की डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तहत संसद अपनी बहुत सी शक्तियां या कानून बनाने के बहुत से अधिकार कार्यपालिका को प्रदान कर देती है, जिसके तहत कार्यपालिका में सत्तारूढ़ दल अपनी मर्जी के हिसाब से कानूनों को तोड़ मरोड़ सकते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति करवाते हैं कानूनों के निर्माण के माध्यम से। संसद का कार्यपालिका पर नाम मात्र का नियंत्रण, कि ये माना जाता है कि कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है संसद के प्रति, जबकि वास्तविक रूप में संसद का नाम मात्र का नियंत्रण होता है। अगर पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त कार्यपालिका है तो संसद, बाकी संसद सदस्य उनसे प्रश्न या पूरक प्रश्न जो पूछते हैं उनका उन्हें सही उत्तर नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ संसद में अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे होते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव भी पारित नहीं हो पाता है, जिसके माध्यम से उन्हें पद से हटाया जा सकता था। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को जो पावर प्राप्त है लोकसभा को भंग करने की, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, वो राष्ट्रपति हमेशा प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही ऐसा करता है, जो कभी भी संभव नहीं हो पाता है। तो संसद का सिर्फ नाम मात्र का, कहने भर का नियंत्रण है कार्यपालिका पर। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भी सत्तारूढ़ दल से होता है और उपराष्ट्रपति जिसको बनाया जाता है कि सत्तारूढ़ दल प्रधानमंत्री या फिर जिस दल, दोनों सदनों में जिस दल का बहुमत होता है वो जिसके पक्ष में वोटिंग करेंगे, अपने दल के पक्ष के उम्मीदवार में वोटिंग करेंगे, वही उपराष्ट्रपति नियुक्त होता है, जो कि राज्यसभा का सभापति होता है। और जब वो अपने पद पर होते हैं तो अपने दल को समर्थन ज्यादा देते हैं, या फिर ऐसी परिस्थितियां आ जाती है किसी बिल या विधेयक के संबंध में बराबर वोट डले हैं पक्ष और विपक्ष में, तो निर्णायक वोटिंग का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है, तो वो हमेशा अपने दल के पक्ष में वोटिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट है संसद एक पुष्टि करने वाली संस्था है, कि संसद कानून निर्माण की भूमिका में कार्यपालिका ही सीमित रह गई है। मंत्रिमंडल जिन कानूनों को, जिन प्रपोजल्स को संसद में पारित करवाना चाहते हैं वो पारित करवा सकते हैं। सिर्फ संसद में उन कानूनों की, उन अधिनियमों की, विधेयकों की पुष्टि भर होती है कि किस तरह का विधेयक है, किस मंत्री ने पारित किया है और उस पर बहुमत प्राप्त हो गया है, जिससे कि विचार विमर्श या दूसरी प्रक्रियाएं संभव है। ये तमन्ना, हाँ बेटा आपने हैंड रेज क्यों किया है? तमन्ना, आपको कुछ पूछना है बेटा? अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको, बोलो। नो मैम। ऐसे ही हो गया हैंड रेज। नेक्स्ट यस मैम। प्रशासनिक कार्य की जटिलता, कि वर्तमान समय में प्रशासनिक कार्य बड़े पेचीदा हो गए हैं, कि हर व्यक्ति, हर सांसद की समझ से बाहर या संभव नहीं है। और ऐसी भूमिका में जो कार्यपालिका होती है उसमें जो मंत्रिमंडल सदस्य होते हैं वो स्पेसिफिक उस फील्ड से बिलोंग करते हैं और दूसरों के संबंध में, और साथ ही साथ वो प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता लेते हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी होते हैं स्थायी कार्यपालिका, जो एक विशेषज्ञता के साथ उस पद पर नियुक्त किए जाते हैं। तो कार्यपालिका उन प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे संपर्क में होती है, तो कार्यपालिका की भूमिका या प्रशासनिक कार्यों में उनकी भूमिका ज्यादा बढ़ गई है। फिर है राष्ट्रपति धन पर नाम मात्र, राष्ट्रीय धन पर नाम मात्र का नियंत्रण, की हमारे कंट्री में जो जितना भी पैसा होता है, एक होता है कंटिजेंसी फंड, एक होता है कंसोलिडेटिव फंड। जो कंसोलिडेटिव फंड होता है उस संचित निधि जिसको बोला जाता है, कि उस
पर संसद का नियंत्रण होता है, लेकिन संसद के नियंत्रण के साथ साथ उस पर वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल का नियंत्रण होता है, क्योंकि जो प्रतिवर्ष वित्तीय बिल, वित्तीय प्रस्ताव पारित किया जाता है वो मंत्रिमंडल के ही वित्त मंत्री के द्वारा पारित किया जाता है, और वित्तीय प्रस्ताव पर विरोध की संभावना नहीं होती है, और अगर विरोध किया भी जाता है तो सीमित अवधि प्रदान की जाती है, उसके बाद वो स्वतः ही पारित हो जाता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद की उपेक्षा, कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे, जैसे भारत ने वर्ल्ड बैंक से कितना पैसा कर्जे में लिया है, या फिर हम वर्तमान में माने कोरोना के दौरान हमने WHO से, IMF से कितनी फंडिंग ली है, हम मिलिट्री के जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र खरीदते हैं उसकी क्या योजनाएं वो है, तो इनसे संबंधित हम RTI भी नहीं मांग सकते, कि सरकार से ब्यौरा भी नहीं मांग सकते। इस राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित क्या नीति निर्माण क्या किया गया है, इनमें संसद की स्वीकृति लेनी अनिवार्य होनी चाहिए, ना कि सिर्फ मंत्रिमंडल के मंत्री स्वतः अपनी पहल से राष्ट्रीय हित के को बहाना बनाकर या राष्ट्रीय हित की आड़ में इन मुद्दों को संसद के दूसरे सदस्यों से या जनता से अनभिज्ञ नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट है त्रिशंकु संसद। त्रिशंकु कैसे है, इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है, जबकि वर्तमान परिस्थिति में सबसे ज्यादा प्रभुत्व इसमें लोकसभा का ही रह गया है। लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा है, और जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसकी सरकार बनती है, और अगर मिली जुली सरकार का निर्माण भी अगर होता है, कि गठबंधन की सरकार भी अगर बनती है, तो सारी योजनाएं अच्छे से नहीं चल पाती, क्योंकि सरकार का प्रमुख रूप से ध्यान सभी दलों को संतुष्ट करने में ही लगा रहता है। तो ये सारे वो एस्पेक्ट्स थे जिनके आधार पर भारतीय संसद प्रणाली में कुछ चूक या कुछ कमियां हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ तक हमारा लोकसभा, उसकी कार्य शक्तियां, राज्यसभा की कार्य शक्तियां, साथ ही साथ संसद की अगर आ जाती हैं तो दोनों को कंबाइन करके लिख देना है, लोकसभा अध्यक्ष का पद और संसद के जो ओवरलैपिंग कुछ चीजें, जो लूप पॉइंट्स जो रह गई हैं, कुछ ड्रॉबैक्स जो छूट गई हैं, वो आ जाता है। अब उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि कई बार पूछ लिया जाता है, संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया, कि संसद में कानून कैसे बनता है। तो संसद का प्रमुख काम ही यही है, देश के शासन संचालन के लिए कानून बनाना, और इन कानून बनाने के तहत जो भी प्रस्ताव, ड्राफ्ट, बिल संसद में प्रस्तुत किया जाता है, संसद का उत्तरदायित्व बनता है उसके दोनों सदन उन ड्राफ्ट को, प्रस्ताव को, बिल को पारित करें और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे। जब राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान कर देता है तो वो कानून का रूप धारण कर लेता है। अब है कि संसद में बिल कैसे पास होते हैं, तो संसद में दो बिलों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं साधारण बिल, एक होते हैं धन बिल, वित्तीय बिल, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल। जो साधारण बिल और धन बिल दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन बिल को परिभाषित किया गया है कि धन बिल होते कौन से हैं। तो ये बहुत ध्यान से करना है आपको कि धन बिल कौन से होते हैं। जिस बिल में कोई भी टैक्स लगाने की, हटाने की, कम करने की या टैक्स का स्वरूप परिवर्तित करने की, टैक्स का जैसे कि एक्सपोर्ट या GST व्यवस्थित करने की जो बातें होती हैं जिस भी बिल में, वो धन बिल होता है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा ऋण लेने की किसी दूसरे कंट्री से या देने की, या कोई भी ऐसा प्रॉमिस करने की किसी की हम फाइनेंशियली मदद करेंगे या लेंगे, वो वर्णन जिस बिल में होता है वो भी धन बिल होता है। नेक्स्ट, भारत का कंसोलिडेटेड संचित निधि और कंटिजेंसी फंड, इन दोनों के, आकस्मिक निधि और संचित निधि, इन दोनों की संरक्षता की बात जहां आती है कि संचित निधि में पैसा कहां से आता है, आकस्मिक निधि में कहां से आता है, जिसका इन दोनों निधियों का वर्णन जिस बिल में होता है वो भी धन बिल है। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि से पैसा कैसे विनियोजन किया जाएगा, विनियोजन मतलब यूज कैसे किया जाएगा, वो भी इसका वर्णन भी धन बिल है। किसी व्यय को संचित निधि से होने वाला व्यय घोषित करना कि ये खर्च हुआ है, ये खर्च संचित निधि से पैसा लिया गया है उसमें से खर्च हुआ है, तो वो जो डिस्क्रिप्शन जिस
किसी बिल में उसके बारे में है, वो भी धन बिल है। फिर भारत की संचित निधि में अगर कोई पैसा कलेक्ट होता है या सार्वजनिक हिसाब में व्यय में किसी भी प्रकार के संरक्षण की बात होती है, राज्य के हिसाब किताब की बात होती है, तो वो सारी चीजें भी धन बिल के अंतर्गत ही आती हैं। अब एक सबसे मेन चीज कि इन सारी चीजों का वर्णन जिस भी बिल में होता है वो धन बिल होते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे कंफ्यूजन्स कि राष्ट्रीय विकास के मुद्दे साथ ही साथ उसमें ये चीज भी नहीं, तो उसका खर्चे का या फिर टैक्स कितना आएगा उसका ब्यौरा भी साथ ही साथ होता है। तो ये विवाद संभव हो सकता है कि ये साधारण बिल है या फिर धन बिल है। तो अगर इस तरह का विवाद होता है तो अंतिम निर्णय लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष का माना जाता है। वो डिसाइड करता है कि ये साधारण बिल है या फिर ये धन बिल है। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। फिर है बिल के पास होने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम करेंगे साधारण बिल की क्या प्रोसेस है, कि किस प्रोसेस से ऑर्डिनरी बिल पास किया जाता है। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट रीडिंग, बिल का प्रवेश होना, बिल को प्रस्तुत करना या प्रथम वाचन। साधारण बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, और संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन अधिकतर बिल 80% बिल मंत्रिमंडल के सदस्य ही प्रस्तुत करते हैं, और साधारण बिल किसी भी सदन में पेश हो सकता है, लेकिन 80% वो लोकसभा में ही पेश होता है। तो जिस भी सदन में बिल को प्रस्तुत किया है उस सदन को बिल प्रस्तुत करने से पहले, पेश करने से पहले साधारण बिल को 1 महीने पहले सूचना देनी होती है उस सदन को। फिर निर्धारित तिथि को अध्यक्ष होता है उस सदन का, वो बिल के पेश होने की निर्धारित तिथि निर्धारित करता है, और उस तिथि को वो सांसद बिल को पेश करने की स्पीकर से आज्ञा मांगता है, और फिर उस बिल को पेश कर दिया जाता है। सदन में पेश हो गया, हम माने कि सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया किसी सांसद ने वो बिल, फिर उस बिल के विपक्ष और विपक्ष में विचार प्रकट होते हैं कि कितने सदस्य उसके पक्ष में हैं, कितने सदस्य विपक्ष में हैं, और उनकी वोटिंग कराई जाती है। अगर बहुमत उस बिल का समर्थन करता है, मोस्टली मंत्रिमंडल द्वारा जो बिल प्रस्तुत किए जाते हैं उनका समर्थन हो जाता है, तो तब माना जाता है कि अगर समर्थन से वो बिल पास हो गया तो फिर बिल के शीर्षक को ही सिर्फ पढ़ा जाता है और बिल को सरकारी गजट में, सरकारी समाचार पत्र में छापने के लिए दे दिया जाता है, और यहाँ प्रथम वाचन समाप्त होता है। फिर उसी सदन में ही होता है द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन के तहत जो गजट में, समाचार पत्र में जो छप के आता है बिल, सभी सदस्यों को उस बिल की कॉपियां बांटी जाती हैं और दूसरा वाचन प्रारंभ होता है। पहले और दूसरे वाचन के बीच 2 दिन का अंतर होता है, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट बिल है तो स्पीकर उसे पहले भी प्रस्तुत कर सकता है द्वितीय वाचन के लिए। और द्वितीय वाचन के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बिल को विचार विमर्श के लिए प्रवर समिति के पास भेजा जाना, या फिर बिल पे दोबारा विचार करना कि वो समिति के पास भेजा जाना है या यही खत्म करना है। तीसरा, बिल पर जनमत की बहुमत जानने के लिए उसे प्रकाशित करवाया जाए। द्वितीय वाचन में सिर्फ यही होता है। फिर तृतीय स्तर आता है समिति सत्र, जिसमें द्वितीय वाचन के बाद बिल को जो समिति के पास भेजा गया है तो समिति का गठन किया जाता है। प्रवर समिति का एक अध्यक्ष होता है, बाकी सदस्य होते हैं जो बिल की पूर्ण रूप से विवेचना करते हैं, और इस समिति की संख्या 20 से 30 तक होती है कि जितने सदस्य इसमें शामिल होते हैं। बिल के हर पहलू पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार विमर्श किया जाता है। फिर उसके बाद ये समिति रिपोर्ट अपनी देती है, जिसको रिपोर्ट सत्र बोला जाता है, और समिति अपनी रिपोर्ट, लोकसभा में था बिल तो लोकसभा अध्यक्ष को देगी, अगर राज्यसभा से शुरू है तो राज्यसभा अध्यक्ष को देगी, सभापति को देगी। फिर अध्यक्ष उस रिपोर्ट को छपवाता है, उसकी कॉपियां सभी संसद में बंटवाता है,
और फिर उस बिल के पक्ष में जिसने प्रस्तुत किया था वो पक्ष में भाषण देता है, दूसरे सदस्य उससे प्रश्न पूछते हैं, विचार विमर्श होता है खुल के, और उस फिर लास्ट में उस पर वोटिंग कराई जाती है। अगर वोटिंग पक्ष में होती है तो तृतीय वाचन आता है, अगर पक्ष में नहीं होती है, जो रिपोर्ट समिति ने दी थी वो रिपोर्ट भी अगर नेगेटिव है तो बिल खत्म हो जाता है। अगर समिति की रिपोर्ट पक्ष में होती है, बहुमत वोटिंग भी पक्ष में होता है, तो तृतीय वाचन आता है। अब तृतीय वाचन को बिल की अंतिम स्थिति बोला जाता है। इस अवस्था में बिल पर विस्तार से पहले विचार विमर्श हो चुका होता है, तो बिल पे जिस सदन में वो प्रस्तुत हुआ था, हमने एज ए एग्जाम्पल लिया था लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था, तो लोकसभा स्पीकर के हस्ताक्षर के साथ उस बिल को बहुमत से पारित मान लिया जाता है और बिल को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। तो पहले सदन का काम वहां तक समाप्त हो गया। सबसे पहले कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री, 80% तो मंत्रिमंडल के सदस्य बिल प्रस्तुत करते हैं, अदरवाइज दूसरे सदस्य भी कर सकते हैं किसी भी सदन में। वहां से लेकिन प्रस्तुत करने से पूर्व उसे 1 महीना पहले सूचना देनी होगी सदन के अध्यक्ष को। फिर प्रस्तुत किया जाता है, गजट में आता है, वोटिंग होती है, वोटिंग पक्ष में है तो द्वितीय वाचन होता है, द्वितीय वाचन के अंतर्गत समिति को बिल दिया जाता है, फिर समिति उसके पे विश्लेषण करती है, उसका समिति का गठन होता है, एक अध्यक्ष होता है, बाकी सदस्य होते हैं। समिति की जो सदस्य संख्या होती है वो 20 से 30 तक होती है। फिर समिति रिपोर्ट बनाती है, अध्यक्ष के पास भेजती है, रिपोर्ट अगर पक्ष में है तो उसको छपवाया जाता है, उसकी कापियां सभी सदस्यों को बांटी जाती हैं, खुलकर विचार विमर्श वाद विवाद प्रक्रिया होती है। वहां से पास होने के बाद तृतीय वाचन में उस सदन द्वारा वो बिल पारित मान लिया जाता है। फिर दूसरे सदन में बिल आता है। अब दूसरे सदन में बिल की लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा में आ गया, तो राज्यसभा उस बिल को 1 महीने में या तो पारित कर देगी या फिर उसमें कुछ संशोधनों के साथ वापस लोकसभा को भेज देगी कि कुछ संशोधन की आवश्यकता है। और अगर राज्यसभा ना तो उस बिल को पारित करे, ना किसी संशोधन सुझाव से के साथ लोकसभा के पास वापस भेजे, और 6 महीने तक वो बिल एज इट इज राज्यसभा में पड़ा रहा है, साधारण बिल था, तो फिर 6 महीने तक ऐसा ही चलता रहता है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलवाता है। ये पहले भी आया है कि अब तक 3 ही बार ऐसी परिस्थितियां हुई हैं। अदरवाइज या तो राज्यसभा पारित ही कर देता है या संशोधनों के साथ वापस लोकसभा को भेजता है, लोकसभा उन संशोधनों को बहुमत से स्वीकार करती है तो, या फिर नकारती है, दोबारा लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास भेजा जाता है। अगर उन संशोधनों को नकार दिया गया है, दोबारा राज्यसभा के पास आया, तो अब राज्यसभा को स्वीकार करना होगा, और फिर राज्यसभा ये बिल पारित होने के बाद भेज दिया जाता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। और राष्ट्रपति के पास भी एक वीटो पावर है, अगर वो वीटो पावर का यूज करता है तो बिल खत्म हो जाता है। वीटो पावर में भी एक जेबी वीटो, एक एब्सोल्यूट वीटो होती है, कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जब बिल आता है तो राष्ट्रपति या तो संशोधनों आदि का सुझाव देकर संसद के पास दोबारा लौटा सकता है इस बिल को लोकसभा के पास, या फिर दोनों सदनों से दोबारा बहुमत प्राप्त होने पर जब वो बिल आता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है अगर उसने वीटो पावर का यूज नहीं किया है। तो राष्ट्रपति की जब स्वीकृति मिल जाएगी तो वो बिल नहीं रहता, फिर वो कानून बन जाता है, बिल कानून का रूप धारण कर लेता है। तो दूसरे सदन में जब आता है, सदन या तो स्वीकृत कर देता है या सुझावों के साथ लौटा देता है। जो सुझाव दिए थे या उनको या तो लोकसभा संशोधित कर देगा या फिर एज इट इज भेजेगा, तो राज्यसभा को स्वीकृत करना पड़ेगा। अगर राज्यसभा 6 महीने तक बिल्कुल लटका के रखती है, ना पक्ष में ना विपक्ष में कुछ ओपिनियन देती है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन पहले पढ़ चुके हो आप डिटेल से, जिसकी संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। उसमें फिर बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। ये जो धन बिल का वर्णन है ना, ये आगे करेंगे, इसको यहाँ डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। फिर राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति अगर वीटो पावर यूज करता है तो बिल खत्म,
और दूसरा वीटो पावर यूज ना करके वो कुछ संशोधनों का सुझाव देके वापस संसद के पास भेज देता है, और संसद के दोनों सदन फिर से बहुमत से उसे पारित करके राष्ट्रपति को भेज दे, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होगी, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद बिल कानून बन जाता है। ये थी साधारण बिल कैसे पारित होता है संसद में। अब है बजट, जो धन बिल जो है वो कैसे पारित किया जाता है। तो जो धन बिल होता है वो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पेश किया जाता है, कि राष्ट्रपति यह आदेश देता है कि हर वर्ष संसद में वार्षिक वित्त विवरण पेश किया जाए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी होगी, जिसे बजट कहा जाता है। अब इसमें एक चीज डिस्क्राइब है, सब अपनी बुक में ठीक कर लेना है इसको। भारतीय संसद में बजट के दो भाग, 1921 से ये परिपाटी शुरू हुई थी, अंग्रेजों ने शुरू की थी कि सामान्य बजट और रेलवे बजट अलग अलग होगा, ऑकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। लेकिन 2017 से ये प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब सामान्य बजट और रेलवे बजट अलग अलग पारित नहीं होता है। तो ये जरूर मेंशन कर लेना, आपको यहाँ ठीक करके एक लाइन और लिखनी है कि 2017 से 92 साल पुरानी इस प्रथा को समाप्त करके सामान्य बजट और रेलवे बजट को एक ही साथ पारित किया जाता है। अब बजट के खर्च की व्यवस्था होती है, तो दो भागों में इस खर्च को या बजट को बांटा जाता है, कि आंकलन किया जाता है बजट में पैसे का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो धन बिल है, जो बजट है, वो हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। लोकसभा से पारित होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा 14 दिनों के अंदर अंदर उसे स्वीकृति प्रदान करेगी या फिर कुछ संशोधनों के साथ लोकसभा को लौटाएगी। अगर लोकसभा ने वो संशोधन नहीं माने तो फिर एज इट इज राज्यसभा को पास करना होगा, और अगर 14 दिन तक लोकसभा ना तो कोई सुझाव देती है ना पास करती है, तो उस बिल को राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। साधारण बिल की तरह 6 महीने का वेट नहीं होता, और ना 6 महीने बाद संयुक्त बैठक होती है, कुछ नहीं होता है। एज इट इज 14 दिन बाद जैसे लोकसभा ने पारित किया था उसे पारित मान लिया जाता है। अब है कि बजट में खर्च की व्यवस्था कैसे की जाती है, किस तरह से बांटा जाता है बजट के खर्चे को। कि तो इंडिया में दो तरह के फंड्स की बात होती है। एक है कंसोलिडेटेड फंड, कि भारत की संचित निधि से कहां कहां खर्च किया जाएगा पैसा। तो संचित निधि से पैसा खर्च करने का अधिकार संसद के पास होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें से राष्ट्रपति के वेतन भत्ते उसी फंड में से जाते हैं। राज्यसभा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो सदस्य हैं उनके वेतन भत्ते, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन। एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, यहाँ पेंशन वर्ड लोकसभा राज्यसभा के साथ नहीं है, पेंशन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय सदस्यों की है। फिर है भारत सरकार पर, अगर भारत सरकार ने कोई ऋण ले रखा है उसका हम एनुअली क्वार्टरली जो ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो संबंधित खर्चे भी यहीं से जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन भत्ते नहीं जाते हैं इस फंड से, वेतन भत्ते जाते हैं राज्य की। ये है सेंटर का कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि। राज्यों की भी संचित निधि होती है अपनी अलग अलग, संचित निधि और आकस्मिक निधि। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन भत्ते होते हैं वो राज्यों की संचित निधि से जाते हैं, संसद की संचित निधि से नहीं। फिर न्यायालय ने किसी निर्णय या आदेश के लिए जो रकम भुगतान के लिए कहा है उस प्रोसीजर में वो यहाँ से खर्च होता है। फिर संविधान या संसद के किसी कानून की स्थापना के लिए कोई प्रावधान है तो वो पैसा भी इसी निधि से खर्च होता है। और इस निधि से खर्च करने के लिए व्यय को छोड़ के, कि जहां जहां खर्च करना जो प्रावधान दिए गए हैं या उसके अतिरिक्त किसी भी अन्य खर्च के लिए संसद में मतदान होता है। और मतदान में वित्त मंत्री सदन के सामने अनुदानों के लिए मांग का प्रस्ताव रखता है, कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स रखता है, कि इस
की चीज के लिए ग्रांट की जरूरत है। और बजट पर वित्त मंत्री के और बजट का जो प्रपोजल है वो वित्त मंत्री के भाषण से ही शुरू होता है। वित्त मंत्री लोकसभा में प्रस्तुत करता है। लोकसभा संचित निधि से संबंधित सारे प्रावधान, यहाँ सिर्फ हम संचित निधि की बात करेंगे। जो बजट होता है, जो धन बिल होता है, वो संचित निधि से संबंधित ही प्रस्तुत किया जाता है, आकस्मिक निधि से नहीं। क्योंकि संचित निधि पर संसद का नियंत्रण है, कहाँ पैसा खर्च करना है, इसमें पैसा कहाँ से आएगा। जो आकस्मिक निधि है उस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। उसमें हर साल जितना भी टैक्स आता है उसका कुछ हिस्सा वहां जमा होता है। उस आकस्मिक निधि में से पैसा इमरजेंसी, आकस्मिक भारत पर कोई वित्तीय आपदा, कोई महामारी तरह के खर्चे आते हैं तभी निकाला जाता है उसमें से पैसा। जबकि पूरे साल कैसे स्मूथली शासन प्रशासन चलेगा, कहाँ क्या खर्च करना है, कैसे सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सब कुछ संचित निधि से होता है। और लोकसभा में वित्त मंत्री ही इन संचित निधि के खर्चों की और टैक्स का सारा कैलकुलेशन करके वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है इस बिल को लोकसभा में। फिर लोकसभा के सामने एक वित्तीय विधेयक के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। इसको लोकसभा स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, किसी भी खर्चे को घटा सकती है, बढ़ा नहीं सकती है। ध्यान रखना है, लोकसभा में जब ये प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा खर्चे की राशि को बढ़ा नहीं सकती है, घटा सकती है, कटौती कर सकती है। या जब ये वित्तीय बिल पास हो जाता है तो सरकार लोगों पर नए टैक्स लगाने तथा जनता से टैक्स इकट्ठा करने की शक्ति सरकार को मिल जाती है। अब राज्यसभा की, जब ये बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में आता है तो पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि राज्यसभा उस पर सिफारिश के साथ वापस कर सकती है, 14 दिन में सहमति देगी। अगर 14 दिन तक अपने पास रोके रखती है तो 15वें दिन अपने आप ही वो स्वीकृत माना जाएगा। और उसके बाद दोनों सदनों से पारित होने के बाद ये बिल जाता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। तो जैसे ही ये बिल जाता है राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है। धन बिल, जिसको विनियोग या वित्तीय विधेयक कहते हैं, इस पर राष्ट्रपति वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता है। तो इस तरह से धन बिल या जो धन बिल था वो बजट के रूप में पारित हो जाता है, बजट लागू हो जाता है। आज सिर्फ यहीं तक करेंगे कि संसद में बिलों को पास करने का प्रावधान क्या है। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी हो, कुछ समझ ना आया हो